इजराइल के साथ दो घटनाएं हुई हैं। पहली बात तो ये देखने को मिला कि इजराइल ने करीब 25 से 35 विदेशी राजनयिकों पर क्या गोली चला दी है। वहीं उसके दो राजनयिक भी अमेरिका में मारे गए हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। 21 मई 2025 को इजरायली सैनिकों ने वेस्ट बैंक के जेनिन क्षेत्र में 25 विदेशी राजनयिकों के एक समूह पर चेतावनी के तौर पर गोलीबारी की है। इस समूह में ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, रूस, चीन और अन्य देशों के राजनयिक शामिल थे, जो फलस्तीनी अथॉरिटी के साथ एक मानवीय सहायता मिशन का हिस्सा थे। इजरायली सेना का दावा है कि राजनयिकों का समूह निर्धारित मार्ग से भटक गया था, जिसके कारण सैनिकों ने हवा में चेतावनी शॉट्स फायर किए। इस घटना के वीडियो फुटेज में राजनयिकों को गोली की आवाज के बाद घबराहट में भागते हुए देखा गया। इस घटना ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक आलोचना को जन्म दिया है। कई देशों ने इजराइल के राजदूतों को तलब किया और इसे अस्वीकार्य बताया। इजराइल और फलस्तीनी क्षेत्रों के बीच तनाव का लंबा इतिहास रहा है, जो 1948 में इजराइल के गठन के बाद से चला आ रहा है। वेस्ट बैंक, जो 1967 के 6 डे वॉर के बाद से इजराइल के कब्जे में एक विवादित क्षेत्र रहा है। इस क्षेत्र में इजरायली सैन्य कार्रवाइयां और बस्तियों का विस्तार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए चिंता का विषय रहा है। साल 2002 जेनिन ऑपरेशन। जेनिन में इजराइल का ऑपरेशन डिफेंसिव शील्ड एक प्रमुख उदाहरण है, जहां इजरायली सैनिकों ने आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई की थी। इस दौरान संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार संगठनों ने नागरिकों पर अत्यधिक बल प्रयोग की आलोचना की थी। उस समय अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों और सहायता समूहों को इजरायली सेना के साथ तनाव का सामना करना पड़ा था। हालांकि राजनयिकों पर गोलीबारी की कोई विशिष्ट घटना दर्ज नहीं हुई। साल 2014 में इस युद्ध के दौरान इजरायली सैन्य कार्रवाई में संयुक्त राष्ट्र के स्कूलों और अस्पतालों पर हमले हुए, जिनमें कई नागरिक हताहत हुए। इन घटनाओं ने अंतर्राष्ट्रीय समूहों को इजराइल की सैन्य रणनीतियों पर सवाल उठाने के लिए मजबूर किया। हाल की घटना, जिसमें राजनयिकों को निशाना बनाया गया, इजराइल की सैन्य कार्रवाइयों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच बढ़ते तनाव को दिखलाता है। ये विशेष रूप से गाजा में चल रहे संघर्ष और मानवीय संकट के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, जहां इजराइल पर सहायता अवरुद्ध करने और नागरिकों पर अत्यधिक बल प्रयोग करने का आरोप लगाया जा रहा है। स्क्रीन पर इस वीडियो को देख सकते हैं। अभी ये बहुत साझा हो रहा है। यूके, फ्रांस और कनाडा, इन देशों ने इजराइल के राजदूतों को तलब किया और इस कार्रवाई को अस्वीकार बताया। यूके ने इजराइल के साथ व्यापार वार्ता निलंबित कर दी और विदेश सचिव डेविड लेमी ने गाजा में युद्ध को अंधेरा नया चरण करार दिया। यूरोपीय यूनियन ने इजराइल के साथ व्यापार संबंधों की समीक्षा शुरू की है और स्वीडन ने इजरायली मंत्रियों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। यूएन ने इस घटना की निंदा की और गाजा में मानवीय सहायता की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया, जहां 14,000 बच्चे भूखमरी के खतरे में हैं। यह घटना इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के व्यापक संदर्भ में एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और इजराइल के बीच तनाव को और बढ़ा रही है। ऐतिहासिक रूप से वेस्ट बैंक और गाजा में इजरायली सैन्य कार्रवाइयों ने बार बार मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों को जन्म दिया है। सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, जो वैश्विक स्तर पर इस मुद्दे के प्रति गहरी रुचि और विभाजन को दिखलाती है। अब यहाँ पर जिस तरीके से देखने को मिल रहा है, वहीं एक दूसरी घटना भी हुई है। 21 मई 2025 की रात को वाशिंगटन डीसी में कैपिटल यहूदी संग्रहालय के बाहर इजरायली दूतावास के 2 कर्मचारियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। यह घटना उस समय हुई जब दोनों कर्मचारी, एक पुरुष और एक महिला, जो एक दूसरे से सगाई करने वाले थे, अमेरिकन यहूदी समिति द्वारा आयोजित यंग डिप्लोमेट्स रिसेप्शन कार्यक्रम से बाहर निकल रहे थे। वॉशिंगटन पुलिस प्रमुख पामेला स्मिथ के अनुसार संदिग्ध, जिसकी पहचान 30 वर्षीय शिकागो निवासी एलियास रोड्रिगेज के रूप में हुई, इसने 4 लोगों के समूह पर गोलीबारी की। हमलावर ने हत्या के बाद फ्री फ्री फलस्तीन के नारे लगाए। वह संग्रहालय में घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सुरक्षा अधिकारियों ने उसे हिरासत में ले लिया। इजराइल के राजदूत डैनी डेनन ने इस हमले को यहूदी विरोधी आतंकवाद का एक जघन्य कृत्य करार दिया। अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी सचिव क्रिस्टी नोएम ने इस घटना की निंदा करते हुए इसे निंदनीय बताया और अपराधी को न्याय के कटघरे में लाने का वादा किया। अमेरिकी सीनेटर चक शुमर ने इसे यहूदी विरोधी हिंसा का एक और उदाहरण बताया। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने घोषणा की कि विश्व भर में इजरायली दूतावासों की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी
इजरायली दूतावासों और यहूदी संस्थानों पर हमले का इतिहास रहा है, जो अक्सर इजराइल फलस्तीन संघर्ष से जुड़ा होता है। इस तरह की घटनाएं यहूदी विरोधी भावनाओं और क्षेत्रीय तनावों को दिखलाती है। 1992 में अर्जेंटीना में इजरायली दूतावास पर हमला हुआ। ब्यूनस आयर्स में इजरायली दूतावास पर एक आत्मघाती बम हमलावर ने हमला किया, जिसमें 29 लोग मारे गए और 242 घायल हुए। इस हमले के लिए हिजबुल्लाह जिम्मेदार ठहराया गया, जिसे ईरान का समर्थन प्राप्त था। ये घटना वैश्विक स्तर पर इजरायली दूतावासों की सुरक्षा को लेकर चिंताओं का एक प्रमुख उदाहरण है। साल 2012 में नई दिल्ली में इजरायली दूतावास कर्मचारी पर हमला हुआ। नई दिल्ली में इजरायली दूतावास की एक कार पर हमला हुआ, जिसमें एक कर्मचारी घायल हो गया। इस हमले को भी ईरान से जोड़ा गया था। ये घटना भारत में इजरायली हितों पर बढ़ते खतरों को दिखलाता है। हाल ही में वाशिंगटन डीसी की घटना इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के व्यापक संदर्भ में देखी जा रही है, विशेष रूप से गाजा में चल रहे युद्ध और वेस्ट बैंक में हाल की घटनाओं के बाद, जहां इजरायली सैनिकों ने 25 राजनयिकों पर चेतावनी गोलीबारी जारी की है। ये घटना यहूदी विरोधी हिंसा और वैश्विक स्तर पर इजरायली प्रतिनिधियों के खिलाफ बढ़ते तनाव को भी उजागर करता है। अमेरिका को लेकर ये कहा जा रहा है कि अमेरिका में ये घटना हुई है। खुद FBI निदेशक काश पटेल ने इस घटना की निंदा की है। इजरायली दूतावास के प्रवक्ता ताल नेम कोहेन ने पुष्टि की कि कर्मचारी नजदीक से गोलीबारी का शिकार हुआ। इजराइल इसे यहूदी विरोधी आतंकवाद का कृत्य बताया और अमेरिकी अधिकारियों पर भरोसा जताया। सीनेटर चक शूमर ने इसे यहूदी विरोधी हिंसा का उदाहरण बताया। ये घटना इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के वैश्विक प्रभाव और यहूदी विरोधी हिंसा की चिंताओं को दिखला रहा है। जिस तरीके से इजराइल इस वक्त फंसा हुआ है, ऐसे में इजराइल के साथ इस तरह की चीजें देखने को मिल रही है। इजराइल को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप अब धीरे धीरे इजराइल का साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे आपको बता दूं, सबसे पहली चीज तो ये है कि नेतन्याहू ने कहा कि ये जो आप लोग रिफ्ट की बात कर रहे हैं कि दोनों देशों के बीच में कुछ न कुछ अंतर आ गया है, ऐसा कुछ नहीं है। हम दोनों के बीच में किसी तरह का कोई अंतर नहीं आया है। पर हाँ, ऐसा माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि गाजा का युद्ध अब और लंबा न खींचे और जल्दी से जल्दी ये बंद हो जाए, पैक हो जाए। अब इसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जब चुनाव प्रचार कर रहे थे, तब उन्होंने कई तरह की बातें कही थी और जिसमें उन्होंने कहा था कि वो जब सत्ता पे आएंगे तो यहाँ पर संघर्ष खत्म हो जाएंगे। लेकिन न तो रूस यूक्रेन का संघर्ष खत्म हुआ है और न ही ये देखने को मिल रहा है कि इस्राइल और हमास का संघर्ष खत्म हुआ है। दोनों ही संघर्ष लगातार चलते जा रहे हैं। ऐसे में कहीं न कहीं माना जा रहा है कि ट्रंप अब फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं और ट्रंप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी अब यहाँ पर शांति स्थापित हो जानी चाहिए और इस तरीके से जो टेंशन है, ये टेंशन अब खत्म होना चाहिए। वैसे इस वक्त जो चल रहा है ये संघर्ष को और बढ़ाने वाला दिख रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि इजराइल ईरान को लेकर तैयार बैठा है कि अगर इस बार जल्दी से समस्या हल नहीं होती है, कोई डील नहीं होती है, तो इजराइल ईरान के ऊपर हमला कर सकता है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।